नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेणुधर रोहतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीजी कर चुके हैं, नेट क्लियर है, जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी हो चुका है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न उठता है कि बड़े बड़े प्रोफेसर ठीक है, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट हो रहे हैं बड़े बड़े जगह यूनिवर्सिटी से, आईआईएम, आईआईटी, ये बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ के स्टूडेंट्स हमसे क्यों भारी हो जाते हैं? इसलिए भारी होते हैं क्योंकि उन्हें आइडिया है, वो लर्निंग करते हैं। तो आपके लिए भी हम आपको जेएनयू, आईआईटी, आईआईएम जैसे एक बेहतर स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है हिंदी मीडियम से हो या अंग्रेजी मीडियम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना पड़ेगा। और आज हम सिखाएंगे हाउ टू राइट द बेस्ट रिसर्च पेपर। और मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ कोड वर्ड दिया हुआ है। इस कोड वर्ड को आपको समझना है, ठीक है? ये कोड वर्ड है क्या चीज? सबसे पहली बात तो आप समझने की कोशिश करें। ये जो TAI, PHR, DTC, ठीक है, इसके माध्यम से ही आपको रिसर्च पेपर लिखना है। और मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। कितने पॉइंट हुआ? 2, 4, 6, 8, 9 पॉइंट है। इस 9 पॉइंट ही आपका जो है रिसर्च पेपर लिखने का तरीका है, स्टेप्स है। और इसी स्टेप में आपको लिखना है, ठीक है? बहुत अच्छा पेपर चाहिए आपको। आज हमको पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों। और ये पेपर लिखने के बाद आपका पेपर बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश भी होगा, आपका नाम होगा, ठीक है? जब असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती में जाएंगे तो कहेगा कि आपने क्या बेहतरीन तरीके से लिखा है, आपको रिसर्च मेथोलॉजी आता है, ये कहेंगे आपको, ठीक है? और आपका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा। मेरा केवल एक निवेदन है, सब्सक्राइब करिए। आप जो है इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। लाइक करें और कमेंट्स करें, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज़ें और, आप पीजी स्टूडेंट हैं, कई बार नेट एग्जाम दे चुके हैं, तो हमारे जो है मोबाइल ऐप में लाइव क्लास चलता है शाम के 7 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाइए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन हो जाइए, ठीक है? हम कोई फीस नहीं लेते हैं, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है हमारे लिंक को क्लिक करके इंस्टॉल करिए और कोर्स ज्वाइन करिए। अब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि ये टी कैसे, टी मतलब टाइटल। सबसे पहला पॉइंट है टाइटल हमको कैसे लिखना है, ठीक है? मैंने जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है? उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए। सोशल मीडिया उपयोग, ये एक पॉइंट है। सोशल मीडिया का उपयोग का युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। क्यों ये जरूरी है? शीर्षक हमेशा छोटा, सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। छोटा है, कोई बड़ा नहीं है, सटीक भी है और स्पष्ट होना चाहिए। इसमें शोध का मुख्य विषय, मेन थीम, शोध का मुख्य विषय होना चाहिए। क्या है? सोशल मीडिया पर मैंने जो है एक रिसर्च पेपर लिखा है, सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया में क्या लिखा है? युवाओं के बारे में लिखा है। युवाओं के बारे में क्या लिखा है कि उनके जो सोशल मीडिया में उसका उपयोग करते हैं, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है? मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और किस तरह का रिसर्च किया है? एनालिटिकल रिसर्च है, एनालिसिस किया गया है। तो इसका मतलब है कि सारा चीजें इसमें जो है होनी चाहिए। इसमें हमने क्या किया? जनसंख्या, पॉपुलेशन ग्रुप स्पष्ट होना चाहिए, जनसंख्या, ठीक है? तो मुख्य वेरिएबल्स यहाँ पर जनसंख्या मतलब क्या है? पॉपुलेशन ग्रुप स्पष्ट होना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रुप है ना, युवाओं के बारे में पॉपुलेशन ग्रुप दिखना चाहिए। कहां से करना चाहता है?
तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हो भारत में लिख सकते हो, छत्तीसगढ़ में लिख सकते हो, मध्य प्रदेश में लिख सकते हो। ये तो बड़ी वैश्विक प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्या है। तो यहां पर 3 बातें बहुत जरूरी है इसमें। सोशल मीडिया, यहां पर वेरिएबल्स यानी कि चर के बारे में, सोशल मीडिया उपयोग एक वेरिएबल्स है, और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये 2 चीजें आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन टारगेट यहाँ युवा है, नेचर ऑफ स्टडी विश्लेषणात्मक अध्ययन है। तो अच्छा टाइटल वह होता है जो पढ़ते ही बता दे कि शोध किस विषय पर और किस समूह पर आधारित है। आपको पॉपुलेशन दिखाना है, वेरिएबल्स दिखाना है, और उसके अलावा जो है नेचर दिखाना है, नेचर ऑफ स्टडी। नेचर क्या है हमारा नेचर है एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टाइटल सबसे पहला बनाना है। उसके बाद में याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा बाद में बनता है, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा बाद में रहता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सारांश। इसको पढ़ने के बाद में, ठीक है, जो आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, जिसको हम लोग इंट्रो कहते हैं, ठीक है, तो वो उसमें सारांश रहता है, पूरा जानकारी, पूरा रिसर्च पेपर का पूरा सारांश पढ़कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम अध्ययन पॉपुलेशन को ले रहे हैं। यह अध्ययन युवाओं में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने वाले को समझने के लिए किया गया है। उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए किया गया है। जो हेडिंग था, उस हेडिंग में से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। पहले हमने हेडिंग को एक्सप्लेन किया, देखिए। उसके बाद अध्ययन का उद्देश्य बताया। अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग युवाओं के आत्मसम्मान, एकाकीपन, चिंता, अवसाद पर क्या प्रभाव डालता है। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग बच्चे हैं, युवा हैं, ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया मीन्स आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब चैनल है, इसका जो उपयोग, ज़्यादा उपयोग करने से ये बीमारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता लगाना है अपने को। केवल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये चिंता का विषय है या नहीं, इसका अध्ययन करना है हमें। तो इसलिए हमने जो है उद्देश्य भी बता दिया। फिर हमने क्या किया कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पद्धतियों को उपयोग करते हुए, दोनों हमने पद्धति भी बता दिया, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव जो अप्रोच है उसको भी हमने बता दिया कि रिसर्च मेथोलॉजी हमने क्या लिया और कितना डेटा निकाला। 200 स्नातक छात्रों से गूगल फॉर्म के माध्यम से डेटा संग्रह किया गया। याद रखिएगा, ओरिजिनल डेटा, प्राइमरी सोर्सेज डेटा से ही आप रिसर्च पेपर लिखिए। यदि गूगल फॉर्म में क्वेश्चनियर बनाने नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रश्नावली भराइए, उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रहेगा, और आप व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। या फिर 200 स्टूडेंट्स को लेना है आपको 25 साल की उम्र तक, तो आप 500-700 रुपया किसी को भी दे देंगे, 400-500 डेटा कोई भी दे देगा। ठीक है, यानी कि आप खुद एक ग्रुप, कई ग्रुप है, फेसबुक में दे दीजिए, व्हाट्सएप में दे दीजिए, ठीक है, और भी वेबसाइट होते हैं, उस वेबसाइट में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपका डेटा आपको मिल जाएगा। डेटा लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हमने इसको भी लिख दिया। ठीक है, प्रारंभिक परिणाम दर्शाते हैं कि जो युवा प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उनमें चिंता और अवसाद के लक्षण अधिक पाए गए हैं। जो भी 4 घंटा आप डेटा निकालेंगे तो डेटा में दिखाई देगा कि कितना घंटा आपने जो है, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। सिर दर्द होता है क्या, ठीक है, आपका पाचन क्रिया नहीं होता क्या, आपको बार बार देखने का मन होता है क्या। तो ये चीजें जो आपने क्वेश्चनियर में डाले रहेंगे उससे हमको परिणाम भी दिख जाएगा। ठीक है, इस अध्ययन से शिक्षा संस्थानों, फिर अब सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि इस अध्ययन से शिक्षा संस्थानों, अभिभावकों को
यह सिफारिश की जाती है कि ये युवाओं को डिजिटल संतुलन, डिजिटल बैलेंस बनाने हेतु तो जागरूक करें। अब सुझाव भी देंगे, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट में सारा चीजें आ जाएगा। मैंने जो लिखा हो ये मॉडल है, मॉडल। इस मॉडल को आप हमेशा रखिए। वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पर बताया है एब्स्ट्रैक्ट पूरा शोध का निचोड़ होता है, जो 150 से 250 शब्दों में होना चाहिए। क्या क्या चीजें हम रखेंगे? बैकग्राउंड रखेंगे, पृष्ठभूमि, शोध क्यों जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे, शोध का मकसद क्या है। यहाँ पर मेथोडोलॉजी रखेंगे, कौन से मेथोडोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। फाइंडिंग रखेंगे, क्या परिणाम सामने आया। फिर सजेशन भी लिखेंगे, भविष्य में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और उसके बाद में कीवर्ड्स लिखना है 4 से 6 शब्द, ताकि आपका जो है आपका सर्च में ये आए, कीवर्ड डालेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अब आते हैं दोस्तों आई से इंट्रोडक्शन। डी हो गया, ए हो गया, अब आई आते हैं। ठीक है, आई में इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखना बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कुड़ू बुड़ू हो गया है। आज का समय डिजिटल युग का समय है। अब बताना पड़ेगा, आज का समय डिजिटल युग का समय है, और डिजिटल होने के कारण से हम सब चीज़ें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब चैनल, हम जो है इसका उपयोग करते हैं। और WHO ने क्या कहा है उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हर चीज को शामिल करना है। जो आपने अभी एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है कि युवा, कौन सी उम्र के युवा, 25 साल की उम्र के युवा। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन में आपको बताना है। इंट्रोडक्शन में इससे क्या क्या चीजें हो रहा है, ठीक है, उन समस्याओं को यहाँ पर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होना चाहिए। यह हिस्सा है जहां आप पाठक को अपने शोध के महत्व से परिचित कराते हैं। क्या होना चाहिए? विषय की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। वर्तमान स्थिति, करंट सिनेरियो होना चाहिए। शोध की आवश्यकता, नीड ऑफ रिसर्च, उद्देश्य, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए ताकि पाठक आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हो। इंट्रोडक्शन जो होता है वर्तमान समय से लेकर पुराना समय तक, ठीक है, या फिर पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक। डिजिटल युग का तो अभी अभी आया है, 2000 के आसपास से आया है। ठीक है, 2000 के पहले तो डिजिटल का उपयोग बहुत कम होता था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं था। वर्तमान समय में ये प्रॉब्लम हो रहा है। हर एक के पास में मोबाइल है, इंटरनेट है, ठीक है, और उसके बिना जी नहीं सकता है। खाना खाने के समय में यूट्यूब चैनल देखना, रील्स देखना, सोने के पहले देखना, ठीक है, थोड़ा सा खाली हुए यदि आप काम कर रहे हैं, पहले गाना सुनते थे, आजकल जो है गाना नहीं सुनते हैं, आजकल जो है मजा लेते हैं। यानी कि कान का पर्दा का क्या वैल्यू रह जाएगा जी, बताओ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हर चीज को बताना रहता है। उसके बाद में प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च को लिखना है। पी से आ जाएगा प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। आज के समय में युवा प्रतिदिन औसतन 3 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। कई रिपोर्टों में पाया गया है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग नींद की समस्या, एकाकीपन, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों को जन्म देता है। हालांकि इस विषय पर भारतीय युवाओं को केंद्र में रखकर पर्याप्त डेटा आधारित अध्ययन नहीं हुए हैं। इस शोध का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है या सकारात्मक प्रभाव डालता है? क्या प्रभाव डालता है? इसको आपको, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है या नहीं? ये हमारा प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च है। इसमें 3 बातों को हमेशा ध्यान देना है। समस्या का स्पष्ट कथन होना चाहिए, शोध की आवश्यकता दिखना चाहिए और लक्षित समूह दिखना चाहिए। लक्षित समूह हमारा युवा है।
तो प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च हमेशा गैप अंतराल से जुड़ा होता है। इसमें यह दिखाना होता है कि पहले के अध्ययन में क्या कमी थी और आपका शोध किस कमी को पूरा करेगा। इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी पढ़ना जरूरी है, तभी जाकर हमको प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च पता चलेगा। और अब आप बहुत साधारण हो गया, एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, एक परिकल्पना करना पड़ेगा। परिकल्पना जो होता है वो हमारा क्या होता है, परिकल्पना एक प्रकार की धारणा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, तो आप पहले से हाइपोथेसिस कर लेते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कि इंडिया जीतेगा कि भारत जीतेगा, ये पाकिस्तान जीतेगा, सॉरी भारत और पाकिस्तान के मैच में हम भी हाइपोथेसिस करते हैं, देख लेना यार इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, उसके पीछे भी रीजन होता है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दो या तीन हाइपोथेसिस बनाइए। जो युवा प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उनमें चिंता और अवसाद का स्तर अधिक होता है। 4 घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करेगा, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने वाले युवाओं का आत्मसम्मान कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाइपोथेसिस जो बनाएंगे एक प्रकार के एग्जेक्शन होता है और ये टेस्टेबल होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए जिसको हम परीक्षण कर सकें, ठीक है, और स्पेसिफिक विशिष्ट होना चाहिए। तो ये 2 प्रकार का होता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमने क्या बनाया, सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। यदि दोनों में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है तो हम कहेंगे ये नल हाइपोथेसिस हुआ, और यदि सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में महत्वपूर्ण संबंध है तो हम कहेंगे ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। या तो ये एक्सेप्ट होगा, इसको रिजेक्ट करेंगे, ये रिजेक्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से आपको 2-3 हाइपोथेसिस आपको बना लेना है, ठीक है। अब जो है रिसर्च मेथोलॉजी में, रिसर्च मेथोलॉजी का मतलब होता है कि आप रिसर्च जो कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा मेथड का प्रयोग किया है। आपको रिसर्च डिजाइन बनाना पड़ेगा। रिसर्च डिजाइन में क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव भी है। आपको जैसा गूगल फॉर्म में मिलेगा उसी स्वरूप में आपको प्रस्तुत करना है, डिस्क्रिप्टिव हुआ। उसमें एनालिसिस भी करना है, उसमें देखना है सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव को देखना है। तो इसलिए हमारा जो रिसर्च डिजाइन है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल है। पॉपुलेशन क्या है हमारा, 18 से 25 वर्ष के युवाओं को देखना है। सैंपल साइज कितना है, 200 विद्यार्थी है। सैंपलिंग मेथड क्या है, रैंडम सैंपलिंग है, यानी कि हमको नहीं पता कौन कौन विवरण देगा। रैंडम सैंपलिंग जो है बेस्ट होता है। और आपने डेटा कहाँ से निकाला, गूगल फॉर्म से। किसके माध्यम से, क्वेश्चनियर के माध्यम से। 10 छात्रों के साथ साक्षात्कार लेंगे तो क्वालिटेटिव हो जाएगा। आप गूगल फॉर्म से ले रहे हैं, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। फिर हमारे पास में SPSS एक्सेल द्वारा डेटा विश्लेषण कर लेंगे। इन सब चीजों को आपको लिखना है, ठीक है। तो रिसर्च मेथोलॉजी क्या है, एक खाका है जो ये बताता है कि आपने कैसे शोध किया। तो इसमें रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे, सैंपल बनाएंगे, सैंपल टेक्निक बनाएंगे, डाटा कलेक्शन टूल्स लेंगे, प्रश्नावली के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, फिर स्टैटिकल टेक्निक लेंगे, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन, ये आपको लास्ट में टेस्ट भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर डाटा एनालिसिस कर देना है। डाटा एनालिसिस में आपको टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है, उसका फिर एनालिसिस करना है। जो गूगल फॉर्म से आपने 200 स्टूडेंट्स का जो आपने उत्तर प्राप्त किया है, जो उसमें जो टेबल बन रहा है या ग्राफ बन रहा है, उस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि 60% है कि 40% है कि 80% है। कितने बच्चे जो है उस ग्राफ से आपको दिखाई दे देगा कि 60% विद्यार्थी प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इनमें से 70% ने एंजाइटी और 55% ने डिप्रेशन जैसे लक्षणों की शिकायत की। टी टेस्ट और काई स्क्वायर से यह साबित हुआ कि सोशल मीडिया उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। तो आपको डाटा एनालिसिस में जो कच्चे डेटा आपने प्राप्त किया है गूगल फॉर्म से, उसको सार्थक रूप से उसका एनालिसिस करना है। इसमें आप तालिका बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर स्टैटिकल टेस्ट का प्रयोग, टी टेस्ट, पाई
काई स्क्वायर टेस्ट, इसका सब का प्रयोग करेंगे। इसमें फाइंडिंग हमेशा एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। जो आपने गूगल फॉर्म में कितने लोगों ने क्या कहा, कितने लोगों ने क्या कहा, तो ये जो है आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। अब उसके बाद में टी टेस्ट या टी टेस्ट करेंगे आप, ठीक है। टी मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें आपको जो है जो टेस्ट होता है उसको भी सीखना चाहते हैं तो जरूर बताएं। मैं आपको भी बहुत अच्छा एक रिसर्चर बना दूंगा, फिर आप इनकम कमाना, इनकम आएगा। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस आप देखेंगे, सोशल मीडिया उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो है, अंतर नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सोशल मीडिया उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य में अंतर है, एक्सेप्ट किया गया। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से यह तय होता है कि आपका शोध परिकल्पना को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। इसके लिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट का उपयोग किया जाता है, जैसे टी टेस्ट, एनेवा, काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन, ये सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समय ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम हो, यहाँ पर कंक्लूजन विथ सजेशन, निष्कर्ष और सुझाव आपको लिखना है। जो आपने पूरा रिसर्च किया उसमें क्या है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लंबे समय तक सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले छात्रों में एंजाइटी, डिप्रेशन और जो अकेलापन जो है अधिक पाया जाता है। फिर उसके बाद में सजेशन देना है, युवाओं को डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालनी चाहिए। शिक्षा संस्थानों को सोशल मीडिया उपयोग पर अवेयरनेस वर्कशॉप आयोजित करनी चाहिए। अभिभावकों को बच्चों के ऑनलाइन समय पर निगरानी और मार्गदर्शन करना चाहिए। तो इस तरह से सरकार को मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और काउंसलिंग सर्विसेज बढ़ानी चाहिए। इस तरह से आप एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर बना सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आपको समझाने में इतना समय तो लगेगा ही। यदि आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो तो मेरे साथ भी लिख सकते हो, मैं आपको पूरा करके दूंगा। ठीक है, रिसर्च जर्नल में भी पब्लिश होगा। तो आप कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं क्या आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।